Good evening, student of class 11. Today I will discuss further the chapter 1 of class 11 in chemistry. The name of the chapter is some basic concepts of chemistry. So today we will discuss about states of matter and their differences between the different states of matter. यानी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं 11th के बच्चों के लिए। आज मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का अगला भाग में पढ़ाने जा रहा हूं। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं और कितनी होती हैं और इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, क्या अंतर है इनमें। तो आइए हम लोग देखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ के 3 भौतिक अवस्थाएँ हैं। भौतिक अवस्था 3 है। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। पहला है सॉलिड अर्थात ठोस, दूसरा है लिक्विड अर्थात द्रव और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, और लिक्विड्स फारदेस्ट, पार्टिकल्स आर एट फारदेस्ट डिस्टेंस, फारदेस्ट जितना दूरी हो सकता है उतना। एंड द कॉन्फ़िगरेशन, द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स इज मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैसेस। सो यू कैन से दैट मीडियम डिस्टेंस between the particles. So here in case of solids particles are very close. In case of liquids some distance apart, more than solids but less than gases. So liquids are moderately distant, particles of liquids are moderately distant from each other, whereas the particles of gases are farthest. They are having as much as distance as possible. No one can estimate the distance between the particles of a gas. It will expand when it find a space. यदि इसको जगह मिलेगा तो फैलता ही जाएगा, तो इसको हम डेफिनेट नहीं कर सकते, यानी जो डिस्टेंस है वो डेफिनेट नहीं होता है। तो आगे हम बात करते हैं। तो मैटर की 3 अवस्थाएं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के पार्टिकल सबसे नज़दीक होते हैं, द्रव के पार्टिकल उससे थोड़ा दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल सबसे अधिक दूरी होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में। इन तीनों की अवस्थाओं में मुख्य रूप से पार्टिकल्स के डिस्टेंस का ही अंतर है। इन डिस्टेंसेज में अंतर होने के साथ साथ बहुत सारे और भी अंतर आते हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो तीनों अवस्थाएं पाए जाते हैं एक साथ नहीं। गर्म करने पर ठोस, द्रव, लिक्विड में लिक्विड, और गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके तीनों अवस्थाएं नहीं होती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ठोस होता है, गैस होता है, द्रव नहीं होता। कपूर ठोस होता है, गैस होता है, द्रव नहीं होता। तो अधिकांश पदार्थों में तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ यहाँ एक्सेप्शनली पाए जाते हैं अपवाद के रूप में, जिनमें 2 ही अवस्थाएं पाई जाती हैं, तीसरी अवस्था जो द्रव है वो नहीं पाई जाती है। तो अब आगे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन जो है सॉलिड का, तो सॉलिड्स वह फिजिकल स्टेट है मैटर का जो अगर किसी बर्तन में रखा जाए तो बर्तन का लोअर कंटेनर, लोअर पार्ट को घेरेगा, लेकिन ये फ्लो नहीं करेगा, बह नहीं सकता। यानी बर्तन का निचला हिस्सा घेरेगा और बहेगा नहीं, तो मान लेंगे कि ठोस है। अगर बर्तन का निचला हिस्सा घेरे मगर बहे तो द्रव हो जाएगा, और अगर पूरा का पूरा बर्तन ही भर दे जिसमें रखा जाए, fill the container complete container and flows rapidly, बहुत तेजी से बहे, तो वो गैस की अवस्था है। तो आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इन तीनों अवस्थाओं में अंतर, किन किन बिंदुओं पर अंतर है। तो चलिए अब हम लोग सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज में डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस पॉइंट है प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी का नेम है इधर सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या होता है हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो गैप अमंग पार्टिकल्स। सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैस है तो मैटर सभी पार्टिकल्स के बने हुए हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में गैप भी होगा, खाली स्थान होगा, ब्लैंक स्पेसेस होंगे। तो ब्लैंक स्पेसेस यानी कि गैप अमंग पार्टिकल्स जो होता है सॉलिड्स में लिस्ट होता है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम। मॉडरेट
लिक्विड में होगा। मॉडरेट का मतलब है बीच में, अर्थात सॉलिड से ज़्यादा होगा और गैस से कम होगा। देख पा रहे हैं कि इधर से इधर जाने पे गैप बढ़ रहा है। सॉलिड से गैस की ओर जाते हैं तो पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ता है। तो यहाँ सबसे कम, बीच में, और यहाँ सबसे ज़्यादा। सॉलिड्स में हो गया सबसे कम, सॉलिड्स में सबसे कम, आगे बढ़ेंगे तो लिक्विड में थोड़ा बढ़ गया और गैस में बहुत ज़्यादा। तो गैप की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में बीच में और गैस में सबसे अधिक। फोर्स की बात करें तो फोर्स इधर बढ़ रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है फोर्स। पार्टिकल्स के बीच का जो बल है वो गैस से सॉलिड की ओर बढ़ रहा है। सो गैस में, सॉलिड में सबसे मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगता है, और लिक्विड में सॉलिड से कम फोर्स लगेगा पार्टिकल के बीच में और गैस से अधिक लगेगा, और सबसे कम, वीकेस्ट, सबसे कमजोर लगेगा गैसेस में। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जहां फोर्स स्ट्रांग है वहां पार्टिकल्स बंधे हुए होंगे तो उनमें ज़्यादा गति नहीं होगी, और गति नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी व स्पीड वहां क्या होगा, सबसे कम होगा। सो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, तो काइनेटिक एनर्जी इधर की ओर बढ़ रहा है। आई से इंक्रीज, इधर इंक्रीज, ये इधर इंक्रीज और ये इधर इंक्रीज, पूरा लिख देता हूं, इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। सो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम सॉलिड्स में, इससे ज्यादा लिक्विड में और सबसे ज्यादा गैस में होगा। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, ये बदलेगा नहीं, और लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनिट होता है, बढ़े घटेगा नहीं, फिक्स होगा। लेकिन अगर हम बात करें गैस का तो इसका वॉल्यूम जो है कंटेनर के जितना होगा, कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। सो गैस निश्चित नहीं हुआ, कंटेनर बदल देंगे तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो इस तरह से बर्तन बदलेंगे तो गैस का आयतन भी बदल जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं गैस का आयतन वही होगा जो बर्तन का आयतन है। तो ये निश्चित तो नहीं हुआ, इसलिए इनडेफिनिट हुआ। आगे से हम बात करें शेप की तो सॉलिड्स का जो आकार है वो निश्चित होता है, सॉलिड्स का आकार निश्चित होता है, इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें तो जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा, बर्तन बदलेंगे तो इन दोनों का आकार भी बदल जाएगा। तो अर्थात लिक्विड्स और गैस के जो आकार हैं वो निश्चित नहीं होते, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनको कौन से बर्तन में रखा गया है। जिस आकार के बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन के जैसा उनका आकार होगा। अगले डिफरेंस की बात करें तो जो प्रॉपर्टी है वह है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दो मैटर के पार्टिकल, दो पदार्थ के पार्टिकल्स आपस में मिक्स करते हैं, मिश्रित होते हैं। तो दो पदार्थों के पार्टिकल्स, कणों का आपस में मिश्रित होना डिफ्यूजन कहलाता है। और ये डिफ्यूजन पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे हम बात करें तो सॉलिड्स में सबसे कम डिफ्यूजन होगा, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए, कणों में गति चाहिए, और कणों में गति सबसे कम होती है सॉलिड्स में। तो गति कम है तो डिफ्यूजन भी कम होगा। लिक्विड्स में थोड़ा गति ज़्यादा है तो डिफ्यूजन थोड़ा बढ़ गया, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन का हिंदी होता है विसरण, विसरण। तो विसरण जो है ठोस में कम होगा क्योंकि कणों की गति सबसे कम होती है। द्रव में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि द्रव में जो कणों की गति है वो सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन गैस से कम होगा। क्यों? क्योंकि गैस के कणों की गति सबसे अधिक है, तो यहाँ विसरण सबसे अधिक होगा। तो अगर हम बात करें तो विसरण जो है इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से गैस की ओर बढ़ेंगे तो विसरण का जो रेट है, दर है, स्पीड है विसरण का, वो बढ़ेगा। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स का होता है। डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम हो और मास ज़्यादा हो, यानी कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास हो तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा।
तो अगर हम ठोस की बात करें तो कण नज़दीक नज़दीक होते हैं, मास होता है कणों में, तो कण ज़्यादा यानी कि कण अगर नज़दीक नज़दीक होंगे तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा कण होगा, तो ज़्यादा कण का मतलब ज़्यादा द्रव्यमान होगा और वॉल्यूम कम होगा। तो मास ज़्यादा और वॉल्यूम कम तो घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ठोस में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, इसके कण बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसीलिए इनके स्मॉल वॉल्यूम में ग्रेटर मास होता है, लार्ज मास होता है। सो इन सॉलिड्स लार्ज मास इज कंटेन्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, सो मास बाय वॉल्यूम रेशियो इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई डेंसिटी इज ग्रेटर। यानी ठोस में कम आयतन में ज़्यादा कण समाहित होते हैं, जिसके कारण ज़्यादा कण का मतलब ज़्यादा द्रव्यमान कम आयतन में समाहित होगा। तो द्रव्यमान ज़्यादा और आयतन कम, इसका मतलब है कि द्रव्यमान बटे आयतन का जो अनुपात है, द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात है वो ज़्यादा होगा, और यही तो घनत्व है, इसलिए घनत्व भी सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। द्रव में क्या होगा, कणों का जो कण का जो गैप है वो बढ़ जाता है, तो द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होंगे, तो यानी कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, मास उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा तो डेंसिटी थोड़ा सा घट जाएगा। इसीलिए सॉलिड्स के तुलना में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। लेकिन गैस में अगर बात करें तो कण बहुत दूर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आयतन होगा और मास बहुत कम होगा, तो सबसे ज़्यादा घनत्व सबसे कम घनत्व गैसों का होगा और सबसे ज़्यादा ठोस का होगा। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि अगर इधर से इधर जाते हैं, इस तरफ गैस से ठोस की ओर जाते हैं, तो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। नाउ रिजिडिटी की बात करें तो रिजिडिटी एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। रिजिडिटी का अर्थ होता है दृढ़ता, घनत्व का अर्थ, तो डेंसिटी का अर्थ होता है घनत्व। अगर हम दृढ़ता की बात करें तो दृढ़ता का मतलब क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अपने आयतन और आकार में परिवर्तन का विरोध करे। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ अपने आकार और आयतन में आने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम दृढ़ता कहते हैं। सो रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, जिसके कारण इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स mass in its volume and shape. So property of a matter due to which it opposes any change in its volume and shape, यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने आयतन और आकार में आने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, दृढ़ता कहलाता है। तो हमने पढ़ा अभी कि ठोस का आयतन और आकार दोनों डेफिनेट होता है, मतलब न तो ये अपने आयतन को बदलने देता है, ना ही आकार को बदलने देता है, तो इसका मतलब कि दृढ़ता सबसे ज़्यादा इसमें हो गई। थोड़ा आगे बढ़ें तो ये मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है? लिक्विड्स की दृढ़ता मॉडरेट क्यों है? क्योंकि इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित हो जाता है, यानी ये आयतन अपना नहीं बदल सकता। आयतन को अपना आयतन कोई बदलना चाहे तो उसका विरोध करेगा, लेकिन आकार बदलने का कोई विरोध ज़्यादा नहीं करता, इसलिए इसमें मॉडरेट थोड़ा सा दृढ़ता कम गई। लेकिन गैस की बात करें तो यहाँ पर दोनों आप बदल सकते हैं, आयतन भी आकार भी, मतलब दोनों में किसी को विरोध करने वाला नहीं है, बहुत कम विरोध करता है, तो इसका मतलब दृढ़ता उसमें सबसे कम है। किसमें? गैस में। तो दृढ़ता की बात करें तो गैस से ठोस की ओर आते आते दृढ़ता इंक्रीज कर जाती है, बढ़ने लगती है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, मतलब उसमें दाब लगा सकते हैं कि नहीं, दबा सकते हैं कि नहीं, तो ठोस को आप नहीं दबा सकते, उसके वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। जब तक वॉल्यूम कम नहीं होगा तब तक उसको दबा के अंदर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि ठोस क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इसको दबा करके इसके आयतन को कम नहीं किया जा सकता। दाब लगा करके आयतन को कम, इनकम्प्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ अ मैटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ के आयतन को दाब लगाकर कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ठोस में नहीं होगा, ठोस में यह गुण होता ही नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता। ठोस यानी सॉलिड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, लाइकवाइज लिक्विड्स आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, उनका भी आयतन आप कम नहीं कर सकते, इन दोनों का आयतन डेफिनेट होता है। लेकिन गैस के आयतन को कम किया जा सकता है, सो दीज आर कॉम्प्रेसिबल्स। सो गैसेज आर कॉम्प्रेसिबल
बिकॉज इट्स वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। इसके आयतन को आप दाब लगा के कम कर सकते हो, इन दोनों के आयतन को आप कम नहीं कर सकते। अब हम लोग इंटर कन्वर्सन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, यानी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या एक से दूसरे में चेंज हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और चेंज करने के प्रोसेस का अलग अलग नाम है। सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड को गैस में कर सकते हैं, या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड में आ सकते हैं। तो अगर हम किसी पदार्थ के सॉलिड स्टेट को लिक्विड में बदल रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस से हम सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे उस प्रोसेस का नाम है लिक्विफिकेशन या फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विफिकेशन या फ्यूजन या मेल्टिंग। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं तो इसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। लिक्विफिकेशन द्रवीकरण, फ्यूजन या मेल्टिंग द्रवीकरण। सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग को हम ठोसीकरण कहते हैं, यानी कि लिक्विड से ठोस, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव द्रवीकरण, और द्रव से ठोस ठोसीकरण। द्रवीकरण को लिक्विफिकेशन या फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं, जबकि ठोसीकरण को सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। आगे हम बात करें सॉलिड से जब हम गैस में बदलते हैं तो सॉलिड से गैस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का हिंदी है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। इसी प्रकार गैस को जब हम ठोस बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को भी हम रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन का उल्टा प्रोसेस है। ये दोनों से एक साथ ऊर्ध्वपातन ही कहलाता है, लेकिन अंग्रेजी में दो नेम है, इधर से सब्लिमेशन, इधर से रिवर्स सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन के उल्टा। इसी प्रकार लिक्विड को जब हम गैस में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन, ठीक है। और जब गैस को हम लिक्विड में बदलते हैं तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। आगे हम लोग इंटर कन्वर्सन ऑफ लिक्विड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विफिकेशन, पहला जो कन्वर्सन का नाम है वो लिक्विफिकेशन है। लिक्विफिकेशन का हिंदी होता है द्रवीकरण। द्रवीकरण इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। One thing should be noted that this process will be take place at melting point। यानी कि ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन का सॉलिड से लिक्विड में, लेकिन ये होगा किस तापमान, किस टेम्परेचर पे? तो मेल्टिंग पॉइंट पे। तो कोई भी ठोस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में बदलता है। इस बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? द्रवीकरण या लिक्विफिकेशन कहते हैं। तो लिक्विफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अर्थात किसी भी ठोस का उसके द्रवणांक पे द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम द्रवीकरण कहते हैं। द्रवीकरण का एक नाम फ्यूजन भी है और दूसरा नाम मेल्टिंग भी है। इसको फ्यूजन भी कहते हैं और मेल्टिंग भी कहते हैं। तो मेल्टिंग होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, हमने टर्म यूज किया। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड क्या करने लगे? मेल्ट करना शुरू कर दे। सो मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। सो द्रवणांक किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान है जिस पे ठोस द्रवित होने लगता है। तो किसी ठोस के लिए वह न्यूनतम तापमान जिस पे वह ठोस द्रवित होना शुरू हो जाता है उसे हम द्रवणांक कहते हैं। वाटर के लिए जनरली ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ दूसरा जो प्रोसेस है वो है सॉलिडिफिकेशन, ठोसीकरण। तो प्रोसेस इसका जस्ट उल्टा है। द्रवीकरण का उल्टा है ठोसीकरण। द्रवीकरण में ठोस द्रव में बदलता है और ठोसीकरण में द्रव ठोस में बदलता है। द्रव ठोस में बदलेगा। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ लिक्विड एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इनटू सॉलिड। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट पे होता था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा। यानी वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू कर दे उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि किसी भी हिमांक बिंदु पर किसी भी द्रव का ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम ठोसीकरण कहते हैं। ये जस्ट उल्टा है। ये दोनों क्या है? आपस में रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस। तो बोथ लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन आर द रिवर्स प्रोसेसेस। यानी कि ठोसीकरण और द्रवीकरण एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। इसे हम
यानी कि द्रवीकरण को फ्यूजन या मेल्टिंग कहते थे। यहाँ इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग। इसका एक नाम फ्रीजिंग भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वह न्यूनतम टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड ठोस में बदलना प्रारंभ कर देता है। हम लोग बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग, यानी न्यूनतम तापमान जिस पे कोई द्रव फ्रीज करना है, जमना शुरू कर दे, ठोस में बदलना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं हिमांक। नाउ थर्ड प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू अ गैस डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। अगर कोई ठोस गैस में बदल रहा है, जनरली होना चाहिए, होता क्या है, ठोस से लिक्विड जाता है और लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट हो ही नहीं, सीधे ठोस से गैस में जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। तो कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू लिक्विड विदाउट कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड नहीं जाएगा, सीधे ठोस से गैस चला जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो ठोस का गैस में परिवर्तन बिना लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में गए हुए अगर हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन कहेंगे, और जो गैस बनेगा इस गैस को हम सब्लिमेट कहेंगे। इसका उल्टा एक प्रोसेस है, ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है, तीसरा चौथा दोनों क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, और नाम भी इसका है रिवर्स सब्लिमेशन। तो रिवर्स सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ गैस इनटू सॉलिड विदाउट अंडरगोइंग, यहां भी लिक्विड नहीं जाएगा, गैस से अब कहां चला जाए, सीधे सॉलिड में चला जाए, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स सब्लिमेशन, इसको कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन रिवर्स सब्लिमेशन, सब्लिमेशन रिवर्स सब्लिमेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ गैस इनटू सॉलिड विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड रिवर्स सब्लिमेशन। तो इस तरीके से 4 प्रोसेसेस हमने बात की। पांचवें प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अर्थात संघनन। तो ये है प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैस और वेपर इनटू लिक्विड। गैस या वेपर का जो लिक्विड में कन्वर्सन है, द्रव में कन्वर्सन है, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर वेपर जो है वो ठंडा होकर के, संघनित होकर के क्लाउड या बनाता है या रेन करता है, बारिश करता है। यानी कि जलवाष्प जब संघनित होता है तो बादल बनता है और बारिश होती है। तो इस संघनन का एग्जाम्पल ये वेपर है, वेपर से क्या लिक्विड बन गया। नाउ तो नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस है वेपराइजेशन। सिक्स्थ प्रोसेस, वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस। एक लिक्विड गैस में बदलता है वेपराइजेशन प्रोसेस में। और ये वेपराइजेशन प्रोसेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग एंड सेकेंड इज एवेपोरेशन। बॉइलिंग is the conversion of liquid into gas at the boiling point of the liquid। अगर यही कन्वर्सन का प्रोसेस यानी कि लिक्विड का गैस में बदलना, उस लिक्विड के अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तो उसको हम बॉइलिंग कहेंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रहा है तो इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहेंगे। यानी कोई द्रव अगर गैस में बदल रहा है, वो भी द्रव के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो इसको हम एवेपोरेशन कहेंगे। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट के पर हो रहा है तो इसको हम कहेंगे बॉइलिंग। और बॉइलिंग के क्रम में गैस बनेगा, जबकि एवेपोरेशन के केस में वेपर का निर्माण होगा। तो गैस का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है, और जबकि वेपर का टेम्परेचर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से, द्रव के क्वथनांक से नीचे होता है। एक क्वथनांक पे होगा, इसको हम क्वथन हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं वाष्पीकरण।
क्वथन, वाष्पीकरण। बॉइलिंग का मतलब क्वथन और एवापोरेशन का मतलब वाष्पीकरण। तो क्वथन हमेशा क्वथनांक पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, टेम्परेचर पे होगा जिस पे बॉइल करेगा लिक्विड, और एवापोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे की प्रोसेस से नीचे होगा। जैसे सामान्य गर्मी के दिनों में गड्ढा का पानी सूख जाता है, तो ये प्रोसेस जो है एवापोरेशन है, क्योंकि गर्मी के दिनों में भी वातावरण का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं होता, वो नीचे रहता है। तो वहाँ पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो गैस बन रहा है उसको हम वेपर कहेंगे, और ये प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहेंगे। तो गड्ढे का पानी एवापोरेशन प्रक्रिया द्वारा सूखता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा सूखता है। लेकिन घर में अगर हम खाना बनाते हैं, चावल बॉयल कर रहे हैं, आलू बॉयल कर रहे हैं, तो क्या पानी खौलने लगता है, क्वथन होता है उसका, और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 100 डिग्री होता है। तो 100 डिग्री के टेम्परेचर पे जो पानी जो है खौल करके, क्वथन करके गैस में बदलेगा, उसको हम बॉइलिंग कहेंगे। तो बॉइलिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, एवेपोरेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। इन दोनों में होगा क्या, तो लिक्विड गैस में बदलेगा, लिक्विड बॉइलिंग में गैस में बदलेगा, और एवेपोरेशन में लिक्विड वेपर में बदलेगा। सिंपल प्रोसेस यही है। आगे हम लोग अगली क्लास में एवेपोरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पर चर्चा करेंगे, और एवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को भी डिटेल में थोड़ा देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। थैंक्स फॉर टुडे। धन्यवाद।